ओके सो हेलो एवरीवन, जावा प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछला लेक्चर हमने मेमोरी मैनेजमेंट पे किया था और उसमें जावा का बेसिकली कुछ भी नहीं पढ़ा था। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लेक्चर था वो, मेमोरी का इतनी जल्दी आता नहीं है, बट फिर भी स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बता दिया कि मेमोरी वगैरह में क्या सीन चलता है, ताकि अब मैं जो जो बोलूँ तो उसको आप थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाओ अपने दिमाग में कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। फिलहाल आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, जो कि होने वाला है ऑपरेटर्स पर। तो मैं यहाँ पे एक जल्दी से एक नई फाइल बना लूँगा, तो न्यू, और यहाँ पे मैं बना लूँगा जावा क्लास, और इस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ आज ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स, और यहाँ पे क्लास सिलेक्टेड है तो ये डॉट जावा अपने आप लगा लेगा मेरे लिए। तो यहाँ पे फाइल बन के आ गई है, इसलिए मुझे मेन मेरी जो क्लास है वो बना के दे दी है। इसके बाद यहाँ हम अंदर आएंगे, एंटर मारेंगे और लिखेंगे PSVM, और PSVM लिखते ही ये मुझे सजेशन दे देगा मेन मेथड का। तो यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा और ये मेरा मेन मेथड मुझे लिख के दे देगा। अब आज की जो हम टोटल वीडियो होगी वो ऑपरेटर्स पे होगी। उसके अलावा हम जो मैथमेटिकल कभी वो हमने फॉर्मूला पढ़े थे थोड़े 9th 10th 11th 12th में, थोड़े से वो बना के देखेंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा बेसिकली कि मैथ्स किस तरीके से काम करती है जावा में। तो फिलहाल हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हमारे यूरिनरी ऑपरेटर्स की। तो यूरिनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक ऑपरेंड बना लूंगा। ऑपरेंड वो होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और ऑपरेटर वो होता है जो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लूंगा इंट a, और इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू डाल दूंगा, लेट्स से 5। तो जो हमारे यूरिनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। उनका यूज कैसे करते हैं? ये होता है हमारे पास एक होता है a प्लस प्लस, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है प्लस प्लस a। तो ये वाला होता है हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। ये कहता है कि पहले a की वैल्यू को यूज कर लो और उसके बाद उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दो। और ये वाला जो है ये है प्री इंक्रीमेंट। ये कहता है पहले a की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर दो, उसके बाद उसे यूज करना। तो जब भी मैं ये दोनों स्टेटमेंट लिखता हूँ तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो ये होता है इस ऑपरेटर का मतलब। प्री का मतलब होता है पहले a को बाय 1 इंक्रीज करो फिर यूज करो, और पोस्ट का मतलब होता है पहले यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। कहने का मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने यहाँ पे a प्लस प्लस किया हुआ है और अब मैं साउट करूँ a की वैल्यू को, तो यहाँ पे 6 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे रन ऑपरेटर्स मेन करता हूँ, और ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है और हो सकता है 2 पार्ट्स में भी आए, क्योंकि ऑपरेटर्स बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एंड सेकेंडली, ये जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे क्यों नहीं आ गए, तो भाई ये उसके लिए जो जावा को एज अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 प्रिंट होके आ गया, नो सरप्राइजेस व्हाटसोएवर, क्योंकि यहाँ पे मैंने a को प्लस प्लस कर दिया था पहली, तो इसने यहाँ पे a को बाय 1 इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं सीधा साउट करूं a प्लस प्लस? अब मेरा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? अभी हमने करके देखा था, a प्लस प्लस करने से आउटपुट 6 आया था। अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर 5 आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये कहता है पहले मेरी a की वैल्यू को यूज कर लो, उसके बाद उसे इंक्रीमेंट करो। तो अब जब मैं यहाँ पे साउट करूंगा और अब यहाँ पे a लिख के a की वैल्यू को प्रिंट करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आया है 5 और नीचे आया है 6। यहाँ पे इसने इस स्टेप में इंक्रीमेंट कर दिया यूज करने के बाद, यानी कि प्रिंट करने के बाद, और यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू मेरी प्रिंट हुई। तो एक बार अगर मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करूँ यहाँ व्हाइट बोर्ड में आके, तो सबसे पहले मैंने एक मेमोरी में लोकेशन बनाई इंटीजर डेटा टाइप की, जिसका मैंने नाम दे दिया a। इसके अंदर मेरी कुछ इनिशियल वैल्यू थी 5। अब मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस। तो जब मैं लिखता हूँ तो ये मेरे a की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देता है, लेकिन ये इंक्रीमेंट करने से पहले कहता है कि इसको यूज कर लो। अगर इसका कहीं यूज केस है, ये यूज हो रही है तो यूज कर लो। जैसे हमने साउट में लिख दिया a प्लस प्लस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू यूज भी हो रही है साथ में। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो है ये इसको यूज भी कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहेगा, पहले यूज कर लो, 5 ही रहने दो, 5 को प्रिंट कर दो। यहाँ पे 5 मेरा जो है वो प्रिंट हो गया, तो ये हो गई मेरी वैल्यू प्रिंट।
और फिर इसने इसको बाय 1 इंक्रीमेंट कर दिया और फाइनली जो मेरा a था वो मेरा हो गया 6। तो अब मेरी मेमोरी में जो a है वो है 6। ठीक है। सिमिलरली जैसे ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सेम ऐसा ही होता है एक पोस्ट डिक्रीमेंट। वो कहता है पहले यूज कर लो बाद में डिक्रीज करना। तो यहाँ पे अगर मैं a प्लस प्लस की जगह a माइनस माइनस लिख देता हूँ तो ये क्या कहता है a की वैल्यू पहले यूज कर लो बाद में उसे बाय 1 माइनस कर देना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता है यहाँ पे a इक्वल्स टू a माइनस 1। तो ये होता है यहाँ पे हमारा a माइनस माइनस लिखने का तरीका। इसका भी जो रिजल्ट है वो सेम ऐसे ही आएगा, पहले यहाँ पे प्रिंट होगा 5 और फिर यहाँ पे प्रिंट होगा 4। तो यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, पहले प्रिंट हुआ है 5 क्योंकि पहले वैल्यू यूज हुई, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन था जो इसको यूज कर रहा था तो पहले यूज हुई, उसके बाद डिक्रीमेंट हुई और उसके बाद वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक है। और कुछ ऐसा ही एक और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट। वो क्या कहते हैं बेसिकली पहले आप ऑपरेशन परफॉर्म कर दो उसके बाद अपनी वैल्यू को यूज करना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस प्लस a और फिलहाल के लिए इस वाली स्टेटमेंट को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो पहले आपने देखा था a प्लस प्लस लिखने पे भी 5 ही आ रहा था क्योंकि वो कह रहा था पहले वैल्यू को यूज करो बाद में इंक्रीमेंट करना। बट ये कहता है पहले इंक्रीमेंट ही कर दो, बाद में जो भी यूज केस है उसे देखो। तो अब अगर मैं रन कोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 6 प्रिंट होके आ जाना चाहिए। तो नो सरप्राइजेस, यहाँ पे 6 प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनको हम यूनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। रीजन ये है कि ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है बाइनरी ऑपरेटर्स की। और बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसके अलावा हमारे पास आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके अलावा हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले हम इस वाले कोड को यहाँ से हटा लेते हैं। अब मैथमेटिक्स हम सब ने पढ़ी है, प्लस माइनस करना में सबको आता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर से ले लेता हूँ, एक इंट बी ले लेता हूँ और इंट बी मैं ले लेता हूँ 2। और यहाँ पे ये चीज़ आप यूज़र से इनपुट लेके भी कर सकते हो, उसको एक कैलकुलेटर भी बना के दे सकते हो। तो जैसे ही हम कंडीशनल्स पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में, उसी में स्विच केस होता है और तभी के तभी हम एक अपना कैलकुलेटर भी बना लेंगे। तो ऑपरेटर्स के बाद ही हम अपना एक कैलकुलेटर भी बनाएंगे जावा को यूज़ करके विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मैंने इंट पी ले लिया। अब हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो ये होते हैं बेसिकली आपके मैथमेटिक्स वाले ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं साउट करूंगा, एक बार मैं साउट करूंगा a प्लस बी को और फिर इसी लाइन को मैं कंट्रोल डी दबा के 5 बार यहाँ पे लिख लूंगा। एक बार a माइनस बी, एक बार मैं करूंगा a इंटू बी, एक बार मैं करूंगा a डिवाइड बाय बी और एक बार मैं करूंगा a मॉड्यूलस बी। ठीक है। अब मैं आपको हर इस केस का आंसर आपको बता देता हूँ फाइनल। तो a प्लस बी आप सबको पता है क्या होना चाहिए। a प्लस बी मेरा जो आउटपुट देना चाहिए वो मेरे को देना चाहिए 7। इसके अलावा ये वाला जो स्टेटमेंट है 5 माइनस 2 मेरे को आउटपुट देना चाहिए 3। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो इसका भी आउटपुट हमें पता है, इसका आउटपुट आना चाहिए 10 क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इसके अलावा a डिवाइड b का आंसर अच्छा है, a डिवाइड बाई b का आंसर आएगा 2, जबकि आंसर 2.5 आना चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे a मॉड्यूलस b आएगा मेरे पास 1। और ये 1 क्यों आएगा? क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर आप सबके लिए नया होगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर ला के दे देता है। तो जैसे अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 2 2 4 रिमाइंडर बच गया 1। तो ये मेरे को रिमाइंडर ला के दे देता है और ये बहुत ही एक अच्छा ऑपरेटर है। अभी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी इसी वीडियो में भी बनाएंगे, अगले में भी बनाएंगे, उसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज होगा। तो रन करते हैं हमारे कोड को। तो यहाँ पे सारे आउटपुट वही आए हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला आउटपुट आया है 7, यहाँ पे हमने 7 प्रिडिक्ट किया था, यहाँ पे हमने इसको 3 करा था, 10 करा था, 2 करा था और 1 करा था। तो 7 3 10 2 1। ठीक है। अब ये जो डिवाइड वाला है ये इंटरेस्टिंग है
क्योंकि यहाँ पे जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2.5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट मेरा आ रहा है 2। रीजन, जब आप दो इंटीजर्स के बीच में डिविडेशन परफॉर्म करते हो तो जो आपका एंड रिजल्टेंट आता है वो भी एक इंटीजर ही आता है। अगर मैं यहाँ पे किसी एक नंबर को बना देता हूँ फ्लोट, और अब अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2.5 आंसर आया है। तो बेसिकली अगर आप दो इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपका एंड रिजल्टेंट जो आएगा वो एक इंटीजर आएगा। लेकिन अगर आप एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, चाहे वो फ्लोट हो या डबल हो, और यहाँ पे एफ लगाना जरूरी है, तो फ्लोट हो या डबल हो, तो उस केस में आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आएगा। वहाँ पे डेसिमल वैल्यूज को भी कंसीडर किया जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 7.0, 3.0, 10.0, 2.5। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ होती है जानने वाली कि अगर हम एक फ्लोट और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो फिलहाल मैं इसको भी यहाँ पे इंट बना लेता हूँ, इंटीजर ए। अब क्या करते हैं, हमने प्लस माइनस देख लिया है, ठीक है, प्लस माइनस हमें करना आ गया है। अब एक आउटपुट प्रिडिक्ट करना, क्योंकि आपने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट भी देख लिया, एक बार उसे थोड़ा सा यूज करके देख लो कोड वगैरह में अपने एक बार खुद से, और समझ लो थोड़ा सा अच्छे से, 2-4 यूज केस देख लो अपने तरफ से बना के जैसे भी, फिर इसका आउटपुट आप मेरे को बताना। तो चलो, अब ये जो येलो लाइन आ रही है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना, ये मेरे को बेसिकली एक रिजल्ट बता रहा है और बोल रहा है उससे रिप्लेस कर दो तो ज्यादा एफिशिएंट बनेगा प्रोग्राम, बट ये प्रॉब्लम मैं जानबूझ के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इसका जल्दी से एक बार आउटपुट कमेंट करके बता देना और देखना कि आपका आंसर क्या सही है या नहीं है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से ए और बी की वैल्यू को लिख लेते हैं, कमेंट डाल देते हैं। ए जो है हमारा, यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगा 2 बार, कमेंट डाल देते हैं। ए है मेरा इक्वल टू 5 और मेरा बी जो है वो है मेरा इक्वल टू 2। चेक भी कर लेते हैं एक बार ऊपर, ए 5 है बी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आपने अभी प्रिडिक्ट करा है अभी देख लेते हैं, उसको चेक करके देखेंगे। तो ए प्लस प्लस यहाँ पे 5 ही यूज होगा, लेकिन मेमोरी में वैल्यू हो चुकी है 6। इसे अभी हम कॉपी करके व्हाइट बोर्ड पे भी जाके देखेंगे। तो ठीक है 5, लेकिन ए की वैल्यू अब ध्यान रखना है, इस स्टेप में ए की वैल्यू हो चुकी है 6। माइनस माइनस बी, तो बी माइनस माइनस हो चुका है पहले ही, तो बी की वैल्यू हो चुकी है 1 और यहाँ पे 1 ही यूज होगी। तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। 4 में से हम माइनस कर रहे हैं ए माइनस माइनस, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो ओरिजिनली 6 है, तो यहाँ पे हम पहले 6 लगाएंगे। तो ये था 5 माइनस 1 विच इक्वल्स टू 4, माइनस यहाँ पे हम करेंगे 6 माइनस 2, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस बी प्लस प्लस। अब बी की वैल्यू 1 है पर यहाँ पे प्लस 1 होगा क्योंकि इंक्रीमेंट पोस्ट है, तो ये बचता है यहाँ पे माइनस 1। माइनस 1 में हम प्लस कर देंगे ए माइनस माइनस, वो माइनस माइनस ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से हो चुकी है 5, और क्योंकि यहाँ पे 5 थी, और 5 में से एक माइनस कर देंगे तो 4। तो इसका आंसर आना चाहिए पॉजिटिव का 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट केम आउट टू बी 5। एक सेकेंड, 5 प्लस, अच्छा 5 प्लस 1 था, सॉरी हमने यहाँ पे, मैंने फ्लो में गलती कर दी यार, यहाँ पे माइनस कर दिया था। तो 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 होता है 6। 6 में से हमने माइनस कर दिया a माइनस माइनस, 6 माइनस 6, तो ये आ गया मेरा 0, ठीक है। और 0 में हमने प्लस कर दिया b प्लस प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू हो गई 1, प्लस माइनस माइनस है, तो 5 था वो हो गया 4, तो 1 प्लस 4 5, हाँ तो आउटपुट 5 है, बिल्कुल सही है। अभी इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, व्हाइट बोर्ड में आते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये जो हुआ है ये क्या हुआ है। और ये मैंने इसीलिए कराया है क्योंकि यही आपको बाइनरी ऑपरेटर्स का एग्जीक्यूट होने का तरीका बताएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पे जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है हमारा a जिसकी इनिशियल वैल्यू है 5, और ये है हमारा b जिसकी इनिशियल वैल्यू है 2। तो जो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पे एक ये ऑपरेटर है, इसके अलावा यहाँ पे ये ऑपरेटर है, इसके अलावा ये एक ऑपरेटर है, और ये एक ऑपरेटर है। अब अगर आप अपनी नॉर्मल जो आपकी मैथ्स होती है वो लगा दोगे, यानी कि माइनस माइनस वाले एक तरफ ले लोगे, यानी कि ये जो माइनस है इसके बाद जितने भी माइनस वाले वो एक तरफ ले लोगे, और ये जो प्लस वाले ऑपरेटर्स के वेरिएबल्स उन्हें एक तरफ ले लोगे, और ऐसे कर दोगे तो भाई आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपके जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनका नाम ही सजेस्ट करता है बाइनरी, यानी वो एक बारी में 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, यानी कि वो पहले इन दोनों को सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस जो होती है जावा में वो होती है लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने की।
तो सबसे पहले ये जान लो कि प्रेसिडेंस ये होती है, तो इधर से लेके इधर तक आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सॉल्व होंगे और दो एक बारी में सॉल्व होंगे। पहले ये दो सॉल्व होंगे, उसके बाद जो मेरा एंड रिजल्ट आएगा वो, और ये मेरा a माइनस माइनस सॉल्व होगा, उसके बाद जो मेरा एंड रिजल्टेंट आएगा वो, और मेरा b प्लस प्लस सॉल्व होएगा, उसके बाद जो मेरा एंड रिजल्टेंट आएगा वो, और ये a वाला सॉल्व होगा, और फाइनल जो मेरा आंसर है रिजल्ट वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, a की इनिशियल वैल्यू है 5, यहाँ पे हमने कर दिया a प्लस प्लस, तो यहाँ पे 5 भी यूज होगी, बट यहाँ पे अब ये जो है ये इंक्रीमेंट होके हो गई है 6 प्लस माइनस माइनस b। तो माइनस माइनस b का मतलब ये है, यहाँ पे मेरा जो b है वो पहले डिक्रीमेंट हुआ है उसके बाद यूज हुआ है, तो अभी b की वैल्यू हो चुकी है 1, तो 5 प्लस 1। इसके बाद आ जाता है हमारा माइनस a माइनस माइनस, तो अभी a माइनस माइनस कहता है पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले तो यूज कर लो बाद में डिक्रीमेंट करना। तो यहाँ पे हम पहले माइनस कर लेंगे 6 को, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे और a की वैल्यू मेरी फिर से हो जाएगी 5। ओके, इसके बाद यहाँ पे है मेरा प्लस b प्लस प्लस, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी पहले यूज कर लो बाद में इंक्रीमेंट करना। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा 1 और अब इसे इंक्रीमेंट करके वापस से कर दूंगा 2। उसके बाद है मेरा माइनस माइनस है, तो पहले माइनस कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 4, उसके बाद यूज करना, तो प्लस 4। अब इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, पहले ये रिजल्टेंट आएगा 6 माइनस 6 प्लस 1 प्लस 4। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 0, तो इसे देखने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मेरा बचा है 1 प्लस 4 5। तो इस तरीके से आपका जो एंड आंसर है वो आएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्व करके देखना, खुद से बना के सॉल्व करना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि 5 प्लस 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, अब इसका आंसर क्या होगा प्रिडिक्ट कर लो, कमेंट में डाल दो। कर लिया, अब आंसर देखते हैं, रन करता हूं कोड को। तो भैया अगर आपने प्रिडिक्ट करा था -1 तो आप सही हो, अगर कोई और नंबर चूज कर लिया है तो आप गलत हो। तो बेसिकली अब यहाँ पे बोर्ड मास रूल का कोई वो मत रखना कि बोर्ड मास रूल चलता है, पहले ये बोर्ड मास रूल का कोई वो नहीं है यहाँ पे यूज। ये क्या करता है, जावा में होती है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी होती है कि कौन सा वाला मेरा जो ऑपरेटर है वो पहले सॉल्व होगा। तो जो मेरी मल्टीप्लाई, डिवाइड को ऐसे नहीं बनाते, डिवाइड नॉर्मल बना देते, डिवाइड और मॉड्यूलस, इन तीनों ऑपरेटर्स की जो मेरी प्रायोरिटी है वो हाई होती है, और जो मेरे प्लस और माइनस वाले ऑपरेटर्स हैं इनकी मेरी प्रायोरिटी लो होती है। अब अगर एक ही ऑपरेशन में ये तीनों साथ में है, जैसे अगर मेरे पास है 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, अब अगर आप बोर्ड मास रूल लगाओगे तो आप कहोगे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा, सॉरी पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बोर्ड मास D और M, तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो आप इसका आंसर मुझे दोगे 2 इंटू 1 इंटू 3 यानी कि 6, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, वैसे इस केस में तो आंसर यही आ जाएगा, क्यों आ रहा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीज जो है इस तरीके से फॉलो नहीं होती है, ये आंसर रॉन्ग है। अगर ये तीनों ऑपरेटर्स एक लाइन में आ जाए और कुछ ऐसा आ जाए 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, और उसमें आप पहले डिवाइड को सॉल्व कर दो और फिर इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाए 5, तो भैया जी आप हो जाओगे थोड़े से गलत। सही भी रहोगे क्योंकि रिजल्टेंट आंसर जो है वो कुछ यही आएगा, मैक्सिमम केसेस में यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप डिवाइड भी पहले कर देते हो तो 2 डिवाइड बाई 2 1 और ये हो जाएगा ये। लेकिन जो एक्चुअल यूज केस होता है जब कोई आपसे पूछे कि सॉल्व कैसे होता है, तो वो ये होता है कि अगर मेरे सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स एक ही ऑपरेशन में आ जाए, यानी कि मेरे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस और प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स अगर एक ही लाइन में आ जाए तो सबसे पहले तो यही वाले सॉल्व होंगे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी हाई है और इनकी प्रायोरिटी लो है। तो सबसे पहले तो आपने इन्हीं वाले के ऑपरेंड्स उठा लिए, उन्हें सॉल्व करने लग गए। उसके बाद आपको ये सारे काम भी करने हैं लेफ्ट से राइट जाते हुए। ये नहीं कि पहले कहीं डिवाइड है फिर वहां पे कुछ और है, पहले आप डिवाइड खोल रहे हो बोर्ड मास रूल से फिर मल्टीप्लाई खोल रहे हो, नहीं, ये नहीं करना। आपको लेफ्ट टू राइट जाते हुए सब कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर कोई
पूछ ले आपका रिक्रूटर वगैरह कि कैसे सॉल्व होता है, तो आप ये कहना एक बारी में 2 ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है और लेफ्ट से राइट जाते हुए होता है। उसके अलावा ये मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस की होती है हाई और प्लस और माइनस की होती है लो। अब जब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो हम थोड़े से मैथमेटिक्स के हमारे फॉर्मूले वापस बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है लेट्स से a प्लस बी होल अपॉन 2, ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2 कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये वाला फॉर्मूला रिक्रिएट करना है आपके जावा प्रोग्राम में। तो इसको आप कैसे करोगे, साउट में जाओ, अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा लो a प्लस बी और इस ब्रैकेट के बाहर करना डिवाइड बाई 2। तो अगर आपको ये वाला इसका आउटपुट करेक्ट चाहिए तो फिर आपको इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स में डाल दो अगर आप अपनी चीज़ों को, बहुत अच्छी बात है, अपनी चीज़ों को ब्रैकेट में डालना शुरू कर दो यार। जावा में कोड अच्छा लगता है, रीडेबल बनता है और जितनी भी कंपाइलर एरर्स होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। तो इसको रन भी करके देख लेते हैं भाई, सॉरी 1 कह रहा हूँ 3। तो ये देखो ये आ गया आउटपुट 3। अब आउटपुट में थोड़े बहुत गलत इसलिए बता रहा हूँ भाई, कल मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ और मैं 1-1.5 घंटे की नींद पे हूँ और अभी भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 26 मिनट हो चुके हैं मुझे रिकॉर्ड करते हुए और अभी भी ये कम से कम नहीं तो आधा घंटा और चलेगी रिकॉर्डिंग। तो यार सॉरी अगर मेरे पे ऐसी छोटी मोटी मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं। तो इसके अलावा हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे हमारा पाई आर स्क्वायर का। अब पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको जावा में लिखना है तो आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा, पाई जो कि इक्वल होता है 3.14 के। तो मैं लिखूंगा 3.14 इंटू आर। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड होगा यहाँ पे। अगर मैं जावा में कंपाइलर में आके यहाँ पे ऐसे लिख दूँ साउट और यहाँ पे लिख दूँ 3.14 और रेडियस का स्क्वायर पहले निकाल लो। अब मैं रेडियस मान लेता हूँ 2 को, तो 2 स्टार्ट 2 और यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है इसको लिखने का। तो रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 4 × 3 12 13 के समथिंग आएगा। तो 12.56 हमारा यहाँ पे जो है सर्कल का एरिया आ चुका है। लेकिन अगर हमें इसको और अच्छे तरीके से एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बनाना है जिसमें हम यूजर से बार बार इनपुट लेंगे और हमें आउटपुट देना है, तो मैं अगर यहाँ पे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ जो मेरा सर्कल का एरिया मुझको बार बार देता रहे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ ऊपर आना है और मैं यहाँ पे एक चीज को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट java.lang.math, ठीक है, और डॉट लगा के यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस्ट्रिक्स। सब कुछ इंपोर्ट कर लेंगे, एस्ट्रिक्स से सारी चीज़ें एक साथ इंपोर्ट हो जाती है। अब इस java.lang.math फाइल में एक स्पेशल फंक्शन है जिसे मुझे यूज़ करना है, बट उससे भी पहले मैं ये जो वैल्यू है 3.14 इसको पाई का नाम दे दूंगा क्योंकि हम इसको पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बना देंगे फ्लोट पाई या कैपिटल लिखते हैं पाई को, फ्लोट पाई, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका जो नेम है उसे हम कैपिटल लिखना प्रीफर करते हैं। 3.14f सेमीकोलन। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस फ्लोट को कोई छेड़ ही ना पाए बाद में, मतलब कोई यूज करे तो इसको बिल्कुल छेड़ ना पाए, तो यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, फाइनल लग सकता हूँ। तो फाइनल लिखने से क्या होगा, अब ये जो मेरी वैल्यू है ये इम्यूटेबल बन जाएगी, यानी अब कोई चाहकर भी पाई को अपडेट नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं नीचे एक बार लिखूँ पाई इक्वल्स टू 5.5f और सेमीकोलन लगा दूं, तो ये मुझे देखो यहाँ पे दे रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइनल लगा दिया है। तो फाइनल कीवर्ड आप यूज कर सकते हो कॉन्स्टेंट्स बनाने के लिए जिनको कोई बाद में छेड़ ना पाए। तो ये चीज होती है। तो अब मैंने पाई अपना एक कॉन्स्टेंट बना लिया है। अब मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूंगा उसका रेडियस। तो यहाँ पे ये वाला जो कमेंट वो कोड है इसको कमेंट आउट कर देंगे, इस कोड को भी यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे हम जरा एक स्कैनर इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं java.util.डॉट स्कैनर और यहाँ पे जरा मैं एक अपना स्कैनर बना लेता हूँ प्यारा सा। तो स्कैनर इन इक्वल्स न्यू स्कैनर और इसमें हम आर्ग्यूमेंट दे देंगे system.in और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोट तो है, इसके अलावा हम एक और फ्लोट लेंगे, उसका हम रखेंगे रेडियस और इस रेडियस को हम स्कैन करेंगे बाद में। तो यहाँ पे बल्कि हम इसको इससे पहले यूजर को एक मैसेज देंगे, एंटर द रेडियस ऑफ ए फ्लोट रेडियस इक्वल्स इन डॉट। अच्छा आपने ये चीज यूज करके देखी है, अगर स्कैनर आपने यूज करा तो आपने ये सारे देख लिए होंगे। लेट्स
आपकी नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग। तो स्ट्रिंग वाले तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं स्ट्रिंग्स पढ़ाऊंगा, अभी ऑपरेटर्स के बाद स्ट्रिंग्स भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम फ्लोट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो फ्लोट सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम साउट करेंगे पाई टाइम्स, और यहाँ पे जो मैं स्पेशल फंक्शन यूज करने वाला हूँ उसका नाम है पाव। तो पाव, और पाव के अंदर हम इंपोर्ट तो करी हुई है भाई मैंने, ठीक है, इंपोर्टेड है, पता नहीं क्यों एरर दिखा रहा था। तो पाव जो फंक्शन है वो होता है पावर, ठीक है। तो इसमें हम जो अपना पहला आर्ग्यूमेंट डालेंगे वो डालेंगे रेडियस, रेडियस की पावर हम डाल देंगे 2। तो यहाँ पे जो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो डिफाइन करता है कि हम किस वेरिएबल की पावर देना चाहते हैं, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो डिफाइन करता है पावर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे a और b समझूं तो ये होता है a की पावर b। अब अगर हम इसको रन करते हैं, एंटर द रेडियस, मेरे से रेडियस पूछ रहा है, मैं डालता हूँ 7.5, और यहाँ पे मुझे मेरा एरिया मिल चुका है 176.625000। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इसने मुझे रिजल्ट दिया है। और डेसिमल के बाद ये है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14। तो ऐसा इसीलिए हुआ है, इतना प्रिसीजन आंसर इसलिए आया है क्योंकि ये जो आंसर है ये डबल में आ गया है, क्योंकि जो पावर फंक्शन होता है उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हम डालते हैं वो टाइप कास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डबल में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट एक आंसर मिले तो आप लास्ट में उसे फ्लोट भी कर सकते हो, इसको एक किसी फ्लोट में स्टोर करा सकते हो, तो वो इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट कर देगा आपका फ्लोट में। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कास्ट चेंज करते हो अपने वेरिएबल्स की, तो छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे बता देता हूँ। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे मेरा जो पाव फंक्शन है वो डबल्स लेता है इनपुट, तो यहाँ पे मेरे जो इनपुट थे वो तो फ्लोट थे, तो इसने क्या करा, यहाँ पे फ्लोट को और इस इंटीजर को अपने आप ही अपनी मर्जी से कंपाइलर ने इसको डबल में कन्वर्ट कर दिया, और डबल में कन्वर्ट करने के बाद मेरा ये जो एक्सप्रेशन है इसको इवेल्युएट करा और फाइनल रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे दे दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे पाव फंक्शन को यूज किया है, अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो आपके यूजर को सारे जितने भी वो नंबर्स डालता है उनके स्क्वायर रूट रिटर्न करके देता है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंटर द रेडियस है, यहाँ पे आप एंटर द नंबर कर सकते हो इसको, और फिर ये जो मेरा फ्लोट रेडियस है इसकी जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे इंट नम इक्वल्स टू यहाँ पे इन डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर मैं यहाँ पे साउट कर रहा हूँ SQRT। तो SQRT भी मैथ में ही एक फंक्शन है, और मैंने मैथ इंपोर्ट करी हुई है, फिर भी पता नहीं है मेरे को क्यों बार बार कह रहा है कि इनको इंपोर्ट करो, जबकि मैंने यहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट किया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो चलो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं जो भी नंबर डाल दूंगा इसको स्क्वायर रूट मुझे रिटर्न करके दे देगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम। अब ये मुझे नम का स्क्वायर रूट दे देगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरे से पूछा है एंटर द नंबर, यहाँ पे मैं नंबर एंटर करता हूँ 441, आंसर आ जाता है 21.0। 21.0 क्यों आया है, क्योंकि स्क्वायर रूट भी बाय डिफॉल्ट आपके डबल्स पे ऑपरेट करता है, तो इसने आपके नम को बाय डिफॉल्ट एक फ्लोट में इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट कर दिया। और इम्प्लिसिटली मैं जब भी बोलता हूँ उसका मतलब ये होता है कंपाइलर वो काम अपनी मर्जी से कर रहा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस खत्म, ऑपरेटर्स खत्म। इसके अलावा हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बल्कि यहाँ पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स कर लो, क्योंकि वो इन्हीं से रिलेटेड है, प्लस माइनस वगैरह से, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट और पाव का भी आपको बता दिया है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, और इनकी जो वर्किंग प्रेसिडेंस होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये जो भी आप वैल्यू राइट में लिखोगे उसे लेफ्ट वाले को असाइन कर देंगे। तो जैसे मैंने ऊपर ए और बी यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं, इनको मैं जरा यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पे इंट सी, जिसकी मैं वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे 7। अब थोड़ा सा हम खेल लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ में। तो एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर यही होता है आपका इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया था इक्वल टू, इसकी प्रेसिडेंस होती है काम करने की राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो भी वैल्यू राइट साइड में लिखी है वो लेफ्ट वाले को असाइन हो जाती है। तो इक्वल टू का काम तो आप समझ गए। अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हाँ। तो अब आप मुझे इस एक बेसिक से आंसर का आउटपुट बताओ, जल्दी सोच लो, कमेंट कर दो। कर दिया, अब आउटपुट देखते हैं।
एंटर द नंबर वाली लाइन कमेंट आउट नहीं करी क्या? चलो स्क्वायर रूट निकलवा लेते हैं 441 का। तो ये तो ऊपर वाला कोड है, इसको तो इग्नोर करो। आउटपुट आया है 2। तो अब अगर भैया आपने आंसर लिखा था 2 तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही समझा असाइनमेंट ऑपरेटर को। अगर नहीं तो थोड़ी सी गलती रहेगी। तो a = b मैंने जब कर दिया था वहीं पे ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में a को ही असाइन कर दे रहा हूँ a की वैल्यू को। तो ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ये यहीं इसी लाइन पे खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने b की वैल्यू दे दी थी a को। तो a बन चुका है मेरा मेमोरी में 2। तो मेमोरी में मेरे पास 3 वेरिएबल थे यहाँ पे, a, b और c। ये था मेरा a, पेंटागन बन गया ऑटोमेटिकली। ये था मेरा b, ये था मेरा c, 5 2 7 a b c। जिस टाइम मैंने लिखा a = b और लास्ट में मैंने a को ही असाइन की c, जिसको मैंने असाइन किया a, तो ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा इसी लाइन पे यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो मैंने a को फाइनल वैल्यू जो असाइन की थी वो कहती थी b की, तो यहाँ पे मेरा 5 की जगह आके स्टोर हो गया था 2। अब फर्क नहीं पड़ता मैं बीच में कौन सा वाला वेरिएबल रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो वेरिएबल है वो है मेरा a और a की वैल्यू है 2। तो 2 इसको असाइन होगी तो c मेरा बन जाएगा 2, और फिर यही 2 वापस से जाके मेरी a को असाइन हो जाएगी। तो a मेरा पहले से ही 2 था, अभी भी 2 ही रहेगा, और फाइनल आउटपुट जो मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा a जो है मेरा 2। तो ये वाला आंसर तो आपका उसी टाइम खत्म हो गया था जब मैंने ये वाली लाइन लिखी थी इस टोटल में। अब असाइनमेंट ऑपरेटर भी कई तरीके के होते हैं। एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इस वाले कोड को पहले हम कर देंगे कमेंट आउट और इसको नीचे डाल देंगे, यहाँ करेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ a += b, तो इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे कमेंट डाल के बता देता हूँ आपको, a = a + b। तो a और b का पहले सम करो और वो वैल्यू a को असाइन कर दो। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास, तो जब मैं लिखता हूँ a += b, तो ये क्या करता है, a = a + b। तो इसका मतलब ये होता है पहले a और b का सम करो जो आएगा 7, और 7 मेरा a को असाइन कर दो। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो आता है 7 प्लस करके दोनों को, और यही 7 मेरा a को जाके वापस से असाइन हो जाता है। तो मेरा जो a होता है वो बन जाता है 7। तो जैसे मैंने यहाँ पे += ऑपरेटर लिखा, सिमिलरली अब ये वीडियो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना है, तो यहाँ पे हो जाता है कि a - b, इसके अलावा एक होता है a *= b, इसके अलावा एक होता है a / b। अब इन सब के आउटपुट आप अंदाजा लगा सकते हो। इसका आउटपुट हमें पता था 7 आएगा। अगर मैं यहाँ पे साउट भी कर लूँगा इन्हें, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउट, और इस वाली स्टेटमेंट को यहाँ से Ctrl+X करके यहाँ कर लेता हूँ Ctrl+V, और इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे कर लूँगा Ctrl+D 5 बार, क्योंकि मॉड्यूलस भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे माइनस, एक यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई, एक यूज़ करेंगे डिवाइड, और एक यूज़ हम यहाँ पे करेंगे मॉड्यूलस। तो ये हो जाएगा मेरा a - b, ये हो जाएगा मेरा a × b, ये हो जाएगा a / b, और ये हो जाएगा a मॉड्यूलस b। तो सबके आउटपुट यहाँ पे देख लेते हैं, a है 5, b है 2, तो इसका आंसर हो जाता है 7। इसका आंसर अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट नहीं करूँगा तो यहाँ पे a - b आप सोच रहे होगे 3 आएगा, तो आउटपुट 3 नहीं आएगा। तो रन करते हैं। नंबर वाला बार बार कमेंट आउट करना भूल रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि अगर मैं इस वाले को कमेंट आउट नहीं करूँगा तो यहाँ पे आंसर 3 नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो, क्योंकि जब ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो गया उस टाइम मेरी मेमोरी में a की वैल्यू हो चुकी है अब 7। तो अब a - b का मतलब होता है 7 - 2, और उसको असाइन कर दो a को, तो 7 - 2 हो जाता है 5। अब a की वैल्यू है 5, तो 5 × 2 असाइन कर दो a को, तो यहाँ पे हो जाता है 5 × 2 10। इसके बाद अब 10 / b, तो 10 / 2 = 5, और अब मेरा 5 यहाँ पे स्टोर हो चुका है, और जब मैं 5 को डिवाइड करता हूँ अपने 2 से तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 1। तो बेसिकली ऑपरेटर्स का काम यही होता है, पर ये जो आउटपुट यहाँ पे निकल के आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे मेमोरी में a की वैल्यू चेंज हो चुकी थी। तो इस वैल्यू को अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आप बार बार अपने a की वैल्यू को यहाँ से रीसेट कर सकते हो। हर साउट के बाद आप a को कर दो वापस से 5, और आपके सारे आंसर्स
वही हो जाएंगे जो आपने प्रिडिक्ट करे थे। अगर आपने रॉन्ग प्रिडिक्ट कर दिए थे जल्दबाजी में, अगर सही प्रिडिक्ट किए हैं तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। नहीं समझे हो तो लाइन बाय लाइन अपने क्वेश्चंस लिखो और मेमोरी में एग्जीक्यूट करके देखो। जैसे अपने पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करो। तो जब आपने a प्लस इक्वल टू बी करा तो a की वैल्यू हो गई 7, अब a की वैल्यू तो 7 है, तो फिर आप करोगे 7 के साथ इस वाले को ऑपरेट। फिर जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा इसको ऑपरेट करने के बाद तो आपका a बन जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू। फिर आप उसको इसके साथ ऑपरेशन करोगे कोई परफॉर्म, फिर ये रिजल्ट 1 हो जाएगी। फिर से इसको इसी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ये रिजल्ट 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। आपकी मेमोरी के अंदर खेल चलता रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा मेमोरी को समझो। जो भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ अगर वो किसी भी तरीके से वेरिएबल्स को इंक्लूड करता है, बल्कि वेरिएबल्स को तो इंक्लूड करेगा यह क्वेश्चन, तो एक बार उसको इमेजिन जरूर करो, दिमाग में मेमोरी बना के देखो। एक बार व्हाइट बोर्ड वगैरह कुछ भी लो, पेन पेंसिल लो, मेमोरी में बनाओ और मेमोरी के साथ क्वेश्चंस को करो। ये जो मिस्टेक्स होती हैं इन्हें हम रूकी मिस्टेक्स कहते हैं, और ये रूकी मिस्टेक्स हमेशा हर किसी से होती है जो पहली बार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा होता है, क्योंकि वो मेमोरी के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानता है और वो बेसिकली मेमोरी को कंसीडर करना भूल जाता है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, 50 मिनट मुझे इस रिकॉर्ड करते करते हो गए, और ऐसी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोया नहीं हूँ भाई। घर वालों को नहीं पता है, मैक्सिमम 1 घंटा ही सोया हूँ मैं, कल पूरी रात नहीं सोया हूँ। तो बस यार असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। यहीं पे मैं चाहूँगा इस वीडियो को एंड करना, ये मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है आपका प्लस इक्वल टू, और ये जो कमेंट वाली लाइन है इसी को मैं कर दूंगा कंट्रोल-D 4 बार, और क्योंकि हमारे पास है 5 ऑपरेटर्स। एक होता है माइनस वाला, एक होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, इसके अलावा एक होता है हमारे पास डिवाइड, और इसके अलावा एक होता है हमारे पास मॉड्यूलस। तो ये हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इस पे मैंने आपको एक क्वेश्चंस करा दिए। अच्छा, अब अगर मैं वो वाला क्वेश्चन आपको दोबारा से देता हूँ तो ए मैं आपको देता हूँ, तो अब मुझे इसका आउटपुट बताना। आपने क्या प्रिडिक्ट किया, ये पूरे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अब आउटपुट बताओ आपने जल्दी से क्या प्रिडिक्ट किया, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो रन करके देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी। और सबसे पहले मैं ऊपर वाला कमेंट आउट करूँगा भाई, स्क्वायर रूट मुझे नहीं निकालना। आई डिबग क्यों कर दिया भाई मैंने। तो रन हो सीधा, हमें अपने प्रोग्राम पे नाज है, बिना एरर का एग्जीक्यूट होता है एक बारी में। अभी चेंजेस मत कर भाई। तो आउटपुट आ गया है 7। अब ये 7 क्यों आया है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हुआ है a माइनस इक्वल टू बी, तो मेमोरी के साथ ही देखेंगे। ये मान लो मेरा a है जिसकी वैल्यू है 5, ये मेरा b है जिसकी वैल्यू है 2, और ये मेरा c है जिसकी वैल्यू है आई बिलीव 7। तो हाँ, c की वैल्यू है 7। और यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो एक बार हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं जल्दी से उसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी, व्हाइट बोर्ड में आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे, कंट्रोल-V करेंगे, इसको ले आएंगे यहाँ ऊपर मेमोरी के पास ही, और यहाँ पे ए बी और सी, और राइटिंग को थोड़ा सा भाई माफ कर दो। तो सबसे पहले वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है a माइनस इक्वल टू बी, यानी कि a इक्वल टू a माइनस बी। तो a माइनस बी जो है वो मेरा है इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मेरी a की वैल्यू जो है वो अपडेट होके हो चुकी है 3। तो यहाँ से मेरा a बन चुका है अब ये, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके काम करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये वाली प्रेसिडेंस फॉलो होती है। तो सबसे पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, तो c इक्वल टू c माइनस a, ठीक है। a की वैल्यू है 3, c की है 7, तो मेरा c हो जाएगा 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा मेरा 4। तो c की वैल्यू अब मेरी हो चुकी है 4। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जल्दी से, c ये बन चुका है मेरा 4। और अब मैं जरा इसको डिलीट करूंगा, यहाँ से थोड़ी सी जगह बनाएंगे। अब लास्ट में मेरी जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो एग्जीक्यूट होगी a प्लस इक्वल टू c, जिसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस c। a की वैल्यू इस टाइम है मेरी मेमोरी में 3, तो ये हो जाएगा मेरा 3, और c की वैल्यू है मेरी मेमोरी में 4 प्लस 4 विच विल गिव मी 7। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका रिजल्टेंट आउटपुट है वो आया है 7। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मैं जरा जाके सो जाता हूँ, तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।